मैं वर्षा गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रतिदर्श सर्वेक्षण। प्रतिदर्श सर्वेक्षण को हम क्या बोलते हैं? सैंपल सर्वे भी बोलते हैं ना। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयों मदों की समग्रता है। यानी समष्टि का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा अध्ययन का क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र का अध्ययन करना, हर एक इकाई से जानकारी प्राप्त करना। अतः समष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सकें। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि तथा इकाइयां मदें आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं हों, है ना। अब जब हम सर्वेक्षण करते हैं ना, तो समष्टि में से क्या करते हैं, हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। तो ऐसी इकाइयों का चयन किया जाता है, यानी व्यष्टि, सभी व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब है छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर। तो छोटी इकाइयों का चयन ऐसा किया जाता है जिसमें पूरे समूह की विशेषताएं हों, है ना। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। एक बार जब समष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता सर्वेक्षक एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनता है, क्योंकि समस्त समष्टि का अध्ययन करना कठिन होता है। जैसे अब आपकी क्लास है, क्लास में से आपकी पूरी क्लास की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो पूरी क्लास में तो बहुत बच्चे हैं, इसको स्टडी करना कठिन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक एक मॉनिटर का सिलेक्शन कर देते हैं और मॉनिटर आकर के क्लास की हर बार अपनी जानकारी पूरी दे देता है। तो इसी तरह से जो इकाइयां चुनी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती हैं। और इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है वो प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहलाता है। कोई प्रतिदर्श अपनी उस समष्टि के एक खंड या एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत और कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि समष्टि क्या है। उस समूह का एक खंड होता है, सॉरी, जो एक प्रतिदर्श इकाई है वो उस समूह का, समष्टि का एक खंड है, उसका एक हिस्सा है जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। और ये एक इतना आदर्श जो प्रतिदर्श होता है उसकी क्या खासियत होनी चाहिए कि वो समष्टि से एक तो छोटा हो, दूसरा हमें चयन करने में कम समय लगे और कम समय में हमें समष्टि के बारे में पूरी जानकारी वो प्रदान कर सके। मान लें आप किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के औसत आय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। गणना विधि के अनुसार आपको उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता करने के लिए उनका कुल योग करके वहां के लोगों की संख्या से भाग देकर वहां के लोगों की औसत आय पता करनी होगी। इस विधि के अंतर्गत खर्चा बहुत आएगा, है ना। अब जैसे आपको किसी क्षेत्र की औसत आय पता करनी है ना, तो हर एक जो लोगों से आप उनकी आय पता करोगे। पहले तो संख्या उतारोगे, हर घर में जाकर कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, फिर उनकी आय के बारे में पता करोगे, फिर सबको आप जोड़ करके फिर उसका भाग दोगे, तो तब जाकर के औसत आएगा। तो ये विधि क्या है? समय ज्यादा लेगी और खर्चा भी ज्यादा होगा और परिगणकों को की भर्ती भी हमें करनी पड़ेगी। इसके विकल्प के रूप में आप उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुनकर उनकी आय को जान लेते हैं। चुने गए समूह के व्यक्तियों की औसत आय ही उस पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय होती है। जैसे हमने देख लिया कि भाई गांव के अंदर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, जैसे अभी आपका उदाहरण आगे आ रहा है कि उदाहरण के लिए शोध समस्या हमने ली है मणिपुर राज्य के चूरा चांदपुर जिले के कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है ना। अब आप हर एक घर में जाकर के या तो श्रमिकों से जानकारी प्राप्त करें, या समष्टि क्या हो गई, हमारे पास पूरा जो क्षेत्र है, समष्टि का मतलब हो गया कि अध्ययन का क्षेत्र हमारा क्या है। तो क्या है, चूरा चांदपुर जिले के समस्त कृषि श्रमिक हो गए। और प्रतिदर्श हमने कैसे लिया कि चूरा चांदपुर जिले के 10% कृषि श्रमिकों का हमने अध्ययन किया, सबका नहीं किया क्योंकि लगभग सबकी आय वही होगी। तो 10 श्रमिकों का अध्ययन कर लिया, जिससे हमें पूरे के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अधिकतर सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। संख्या में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रतिदर्श कम खर्च में एवं अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिदर्श चूंकि समष्टि से छोटा होता है, अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की ही जरूरत होगी, जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब जब हम प्रतिदर्श का चयन करेंगे ना, तो कम परिगणकों से काम चल जाएगा, है ना। तो उनको हम आसानी से प्रशिक्षित भी कर सकते हैं और कम खर्चे में हमारा काम भी हो जाएगा तथा उनके कार्य की निगरानी भली भांति की जा सकती है। अब प्रश्न यह
उठता है कि इस प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। प्रतिदर्श चयन के दो प्रचलित तरीके हैं जिन्हें यादृच्छिक और अयादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। दो तरीके हो गए। अब देखिए प्रतिदर्श का हमने लिख लिया कि क्या होता है प्रतिदर्श, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करना, ये प्रतिदर्श कहलाता है। अब प्रतिदर्श कितने प्रकार का होता है अपनी नोट्स कॉपी में फिर ये पॉइंट लिख लेंगे। प्रतिदर्श के प्रकार, तो दो प्रकार हो गए, नंबर 1 यादृच्छिक प्रतिचयन और दूसरा अयादृच्छिक प्रतिदर्श। दोनों प्रकार, इसको प्रतिदर्श को प्रतिचयन भी बोलते हैं ना। इन दोनों प्रकार के प्रतिदर्शों के अंतर्गत प्रतिदर्शों के अंतर का विवरण आगे दिया जा रहा है। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है यादृच्छिक प्रतिचयन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जहां समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यष्टिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यादृच्छिक का मतलब हो गया कि जैसे माना कि सरकार एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले परिवारों के बजट पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव की जांच करना चाहती है। इसके लिए 30 परिवारों का प्रतिनिधिक प्रतिदर्श प्राप्त करके उसका अध्ययन करना है। इनके चुनाव के लिए पहले उस क्षेत्र के सभी 300 परिवारों के नाम पर्चियों पर लिखे जाते हैं और फिर उन पर्चियों को पूरी तरह आपस में मिला दिया जाता है और इसके बाद उनमें से साक्षात्कार के लिए बारी बारी से 30 नाम पर्चियों द्वारा चुन लिए जाते हैं। जैसे लॉटरी में निकालते हैं, लॉटरी में यही करते हैं ना, सबके नाम डाल देते हैं और फिर उसमें से जितने टिकट हमको जितनी लॉटरी निकालनी है उतनी पर्चियां निकाल लेते हैं। वही स्थिति यादृच्छिक में होती है। इसमें हम जो प्रतिदर्श की इकाइयां चुनते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं चुनते हैं, बल्कि एक सबका सामूहिक रूप से पर्ची बना के डाल दी जाती है, फिर उसमें से जितनी हमको सेलेक्ट करनी है उतनी पर्चियां निकाली जाती हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति। जैसे उपयुक्त उदाहरण में 300 प्रतिदर्श इकाइयां की समष्टि में सभी इकाइयों को 30 इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हुआ, अतः इस तरह से निकाले गए प्रतिदर्श को ही यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। इस विधि को लॉटरी विधि के नाम से, अब ये याद रखना है कि यादृच्छिक है ना, जो अपनी इच्छा से नहीं होता, इसमें क्या होता है लॉटरी होती है, इसको लॉटरी विधि भी कहते हैं, तो ये याद रखें, लॉटरी विधि या यादृच्छिक विधि। वैसे यादृच्छिक विधि का एक भाग है लॉटरी, है ना, तो आपके लेकिन कोर्स में अभी ज्यादा नहीं है इसलिए इतना ही पढ़ ले। यह प्रक्रिया यादृच्छिक संख्या सारणी की सहायता से ज्ञात की जाती है। यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग कैसे किया जाए। अब एक इसके लिए सारणी भी होती है। क्या आप जानते हैं कि यादृच्छिक संख्या सारणी क्या होती है। यादृच्छिक संख्या सारणी इसलिए तैयार की गई है ताकि समष्टि में से प्रत्येक व्यष्टिगत इकाई के चुने जाने की समान संभावना हो। ये सारणियां या तो प्रकाशित रूप में उपलब्ध होती हैं या फिर उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा बनाई जाती हैं। ये ना इसके अंदर जैसे कि बना रखा है ना, ऊपर जो आपका ये डायग्राम है इसी के तरह से ये बनाई जाती है। आप इस सारणी को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अर्थात किसी भी पृष्ठ, स्तंभ, पंक्ति या बिंदु से। उपयुक्त उदाहरण में आपको 300 परिवारों में से 30 के प्रतिदर्शों को चुनना है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 300 है जो 3 अंकों की संख्या है। इसके लिए हम 3 अंकों की यादृच्छिक संख्याओं का क्रमानुसार उपयोग करेंगे। हम 300 की संख्या से अधिक यादृच्छिक संख्या के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उससे बड़ी संख्या का कोई परिवार हमने नहीं चुना है, अतः 30 चुने गए परिवार इस क्रम में हैं। अब उसमें जो 3 संख्याओं वाली जो है ना, वहां तक के हम 300 तक के नंबर तक ले लेंगे और फिर उसमें से कोई से भी 30 परिवारों का चयन कर लिया जाएगा, है ना। उसमें क्या करते हैं, जैसे अलग अलग पृष्ठ पर अलग अलग अंक लिखे होते हैं, तो उसमें से हम कोई सा भी पेज खोल लेते हैं, फिर उसमें आपको जो भी अंक आपको मिलता है उस अंक को आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना। फिर इसके बाद होता है निर्गम निर्वाचन। आपने देखा ही होगा कि जब चुनाव होते हैं तो टेलीविजन नेटवर्क चुनाव संबंधी समाचार दिखाते हैं, एग्जिट पोल दिखाते हैं ना। इसके साथ ही ये लोग इसका पूर्वानुमान भी दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। इससे निर्गम मतदान के रूप में किया जाता है, एग्जिट पोल के रूप में इसको किया जाता है। इसके अंतर्गत मतदान केंद्रों से मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं से यादृच्छिक प्रतिशत लेने के लिए पूछा जाता है। अब इसमें क्या, जैसे मतदान करके निकलते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, भाई आपने किसको वोट दिया, आप आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आ सकती है। तो
इसके बाद आता है यहाँ मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों से चुनाव जीतने वालों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अयादृच्छिक प्रतिचयन। अब अयादृच्छिक प्रतिचयन क्या है? जो अपनी इच्छा से हो रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 को चुनना हो। जैसे हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए किसी क्लास में, और उसमें से 10 का सिलेक्शन करना है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका चयन कर लेते हैं। देखो, आपको यह तय करना है कि किन परिवारों को चुनें और किसे छोड़ दें। आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो, या फिर अपने मित्र या परिचित के घर को चुन सकते हैं। इस तरह से इस तरह परिवारों को चुनने के लिए अपने निर्णय का प्रयोग किया है ना। हमने क्या किया? अपने हिसाब से चुना कि हमें 10 परिवार कौन से लेने। ऐसी स्थिति में 10 परिवारों में से आपके द्वारा चुने गए 100 परिवारों में से जो 10 परिवार आपने अपने लिए चुने हैं, अयादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा नहीं चुने गए। अतः किसी अयादृच्छिक प्रतिदर्श में उस समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें कि अयादृच्छिक प्रतिदर्श में समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती हैं, और इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्राय अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा नियत मात्रा के आधार पर ये चुना जाता है। अतः इन्हें अयादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। तो अयादृच्छिक प्रतिदर्श में बच्चों ये याद रख लें कि प्रतिदर्श की समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि समष्टि में सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती हैं, किसमें नहीं होती हैं? जैसे ए यादृच्छिक प्रतिचयन, दूसरा अयादृच्छिक प्रतिचयन, तीसरा दोनों, और चौथा दोनों ही नहीं। तो आपको राइट आंसर इसमें क्या बताना पड़ेगा? अयादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।